Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट टाइम कहाँ से करवाया था? जल्दी से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को।
आपको एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, जब आपने इसको जस्ट रिलीज किया तो उस समय सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको आपने जस्ट रिलीज किया है और जब मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, mg। ये डिस्टेंस L/2। मैंने बताया जहां पे भी हिंज होगा वहां पे हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं रिजल्ट निकालने के लिए। तो आपने मान लिया कि एक इस डायरेक्शन में है n1 और एक इस डायरेक्शन में है n2। ठीक है, हिंज में हमेशा दो डायरेक्शन में आप लोग n1 n2 मानेंगे। ठीक है, और हम लोग डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में n1 n2 मानना है। जिस पोजीशन पे आपसे पूछा जाए, जैसे कि मैंने कहा कि रॉड अगर 37 डिग्री बना रहा हो, रॉड आपका 37 डिग्री बना रहा है, इस पोजीशन पे आपसे n1 n2 पूछा जाए तो मैं n1 किस डायरेक्शन में मानूंगा, इस डायरेक्शन। अलोंग द रॉड हमेशा x एक्सिस मानिए हमेशा। ठीक है, और उस डायरेक्शन में n1 मान लीजिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n2। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब रॉड को आपने रिलीज किया है उस समय इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना। ठीक, तो मैं यहाँ पे n1 n2 भी निकालूंगा। ठीक है, वो पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन एक करवा देता हूँ कि बाई चांस कभी आए तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये बताइए, ये जो सेंटर ऑफ मास है किसके अबाउट ही आपका रोटेट कर रहा है, एंड के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, l/2। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg l/2 इज इक्वल टू force is equal to mass into acceleration, torque is equal to I into alpha। I alpha। तो याद रखिएगा, जैसे लीनियर में आप लोग लिखते हैं force is equal to mass into acceleration, रोटेशन में क्या लिखूंगा, torque is equal to I into alpha। मास को मैं रिप्लेस कर दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और एक्सीलरेशन को रिप्लेस कर दूंगा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, ml²/3 into अल्फा। देखिए एक स्टेप में आंसर आ गया।
यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। N1 N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन सर 0। G माइनस N2, ठीक है, ये तो नीचे आ रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसको सिर्फ एक पॉइंट मास मानता हूं तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में Nt माइनस N2 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल। याद कीजिए सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको सिर्फ सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा ना मेरे को, ठीक है। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। AT क्या होता है? R अल्फा, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है? L/2। यहां से आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं। अगर बाई चांस है तो आप तो अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी पूछा नहीं गया है तो। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर mg L/2 को टॉर्क के इक्वल क्यों किया? ये है क्या? ये तो टॉर्क है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ फोर्स कितना लग रहा है? mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/2। तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस S, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या है आपके पास? I इनटू अल्फा। देखो अल्फा की वैल्यू मिलेगी। क्लियर सर। N1 की वैल्यू कितनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, डॉट लिखा है क्या मैंने? क्यों क्यों क्यों? N1 की वैल्यू कितनी होगी? इसको आपने जस्ट रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी रॉड की? 0। तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमारे पास दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल तो मैंने निकाल लिया, अल्फा आया तो टेंजेंशियल ही तो आया, ठीक। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना? v स्क्वायर बाय r। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जस्ट रिलीज किया आपने, 0। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। अलोंग द रॉड कोई भी फोर्स नहीं है। अगर होता तो मैं क्या लिखता? n1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्लियर है? तो लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0, therefore ac will also be 0, hence n1 will be equal to इसको प्योर सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट कीजिए, रोटेशन को, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टडी का लिए पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम
देखिए इससे पहले जो हम लोग एनएलएम में फुली ब्लॉक सिस्टम देख रहे थे उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर कर रहे थे। हम लोगों ने एलएनए में जो फुली ब्लॉक सिस्टम किया था यहाँ पे हम लोगों ने एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों आया था। यहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने मानी थी। पहला पॉइंट तो ये माना था कि पुली इज मासलेस, ये पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा ये कैसा है, स्मूथ, रो और पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा ये स्कोप है, ये पुली आपका रोटेट नहीं होता। अगर कितने लोगों को कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर रहा हूँ। एनएलएम में जो हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोग सोचते होंगे कि पुली रोटेट हो रहा है। पुली रोटेट नहीं होता एनएलएम में, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। अभी हम लोग वही प्रूफ करेंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो पुली रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, ये हमारे कंडीशन थे एनएलएम में जो क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं था रो और पुली के बीच में, इसका मतलब स्लिपिंग हो रही थी, ठीक। और पुली कैसा था आपका, मासलेस था। रोप तो है, आइडियल रोप लेके चल रहा है, रोप कैसा है आपका, मासलेस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक एक करके सभी चीजों की एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप म्यूट हो गए। सर आवाज नहीं आ रही। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करना है। सेकंड पॉइंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का दिया हुआ है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसका मतलब पुली मासलेस नहीं है, पुली का मास है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, देयर इज नो स्लिपिंग, there is no slipping between pulley and rope। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर पुली आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर पुली रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब आप लोग टेंशन की डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, इसका आपको लगता है कि टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क पुली को रोटेट करने के लिए, फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ये सभी पॉइंट्स इसे लिखवा, इसको नोट कर लीजिए, फिर चल रहे हैं आगे। लिख लीजिए, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी टॉर्क टू रोटेट द पुली। टेंशन के कारण टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता है, इसको भी हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, ये कभी दिमाग से निकले ना कि टेंशन के कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्लियर है?
ये मान लीजिए इस पुली पे ये रोप है, ठीक है, और ये पुली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक। इसका मास ज्यादा थी, ऐसे रोटेट करेगा, ये मास नीचे आएगा, ये मास ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा कि पुली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक। अब देखिए मैं रोप और पुली के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं रोप को देखूं तो रोप पे जो भी पॉइंट है, आपने एक पॉइंट मान लिया ए और एक पॉइंट मान लिया बी, तो जो रोप पे पॉइंट है वो बी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, मतलब ये जो डिस्क है, ये इस पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा, upward. ठीक है। तो मैंने कहा कि इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैं हर एक पॉइंट्स पे दिखा रहा हूं कि रोप पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रोप पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। पुली पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट, ठीक है। अब सिर्फ पुली को देखिए, पुली पे मान लीजिए छोटा सा फोर्स इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। मैं किसी एक छोटे से फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे आपने मान लीजिए इसको हिंज दे दिया, थोड़े के हिंज के मान रहा हूं, मैंने कहा कि अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट इसको हिंज से किया, ये फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको लास्ट टाइम पे लिखाया था कि अगर कोई भी सिस्टम हमारा फ्री टू रोटेट है, वो किसके अबाउट रोटेट है, एक्चुअल में तो हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, हम लोग पुली को हिंज से तो करते नहीं है, आपने हमेशा देखा होगा पुली को हिंज से नहीं किया जाता। अगर मैं पुली को ऐसे हैंग भी कर दूं तो वो हिंज से नहीं, मैंने हैंग किया हुआ, ठीक है। तो वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन में कई बार लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहता कि पुली जब भी रोटेट करेगा किसके अबाउट रोटेट करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास के देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जितने भी स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको रोटेट करवाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे टेंशन कहीं का आया ही नहीं है जिसके कारण ये रोटेट हो रहा है। टेंशन किस पे लग रहा है, रोप पे, ठीक है। टेंशन किस में डेवलप हो रहा है, रोप पे। उसका कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट आपको इस पुली को रोटेट करवाने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। इस पुली को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रोटेट करवा रही है, Friction. स्लिप करता है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पुली रोटेट करेगा ही नहीं, अगर रोटेट नहीं करेगा तो रोप और पुली के बीच में क्या हो रहा होगा, स्लिपिंग, जो हम लोग एनालिसिस में करते थे। मैंने वहां पे ये पॉइंट नहीं बताया था क्योंकि फिर ये सब चीजें समझानी पड़ जाती। इस चीज को याद रखिएगा। अब एक एक करके सभी क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पे मैंने मान लिया टेंशन, अच्छा दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा क्या, अब सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, टेंशन तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स रोप पे भी चला जाएगा। ठीक है। तो सो उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो आप बताएंगे। जी सेम लग रहा है तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, क्या क्या, जी सेम लग रहा है तो एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों का। वो तो ठीक है, एक्सीलरेशन तो सेम रहेगा, रोप है। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों पॉइंट पे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे टेंशन मैंने T1 मान लिया
और यहाँ पे टेंशन T2 मान लीजिए, T1 इज इक्वल टू T2 होगा या नहीं होगा? क्यों क्यों? सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे ना जब m टू into a करके, तो T2 को भी कंसीडर करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को भी। तो अगर एक्सेलरेशन सेम है तो टेंशन सेम नहीं होगा। कैसे कैसे कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? सर ये जैसे m टू जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, T2 minus M2 is equal to mass into acceleration। सर फ्रिक्शन फोर्स की तो वो है, वो तो रो पे से नहीं लग रहा। सर आप मैं भी सारे पॉइंट पे लगा रहा हूँ, एफबीडी इसका बना रहा हूँ, रो पर है ना एफबीडी बनाना है, मैं तो M2 का एफबीडी बनाना है। तो टेंशन सेम ही रहेगा। सेम रहेगा? अच्छा, क्यों? कोई रीजन नहीं है। क्यों? वो तो फ्रिक्शन उसको रोटेट करवा रहा है, रोटेट तो फ्रिक्शन करवा रहा है, वो तो पहले ही लिखवा दिया मैंने, टेंशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इस रोग को देखिए, ठीक है, मैंने मान लिया, अभी मेरे को नहीं पता कि दोनों इक्वल है कि नहीं, मैंने अभी अनइक्वल माना है, मैंने कहा इधर टेंशन T1 लग रहा है और इधर टेंशन क्या लग रहा है, ठीक है, सिर्फ रोग का एफबीडी बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं रोग को ध्यान से देखूं, ये रोग है, इस रोग से फ्रिक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो मैंने कहा कि एक अपोजिट डायरेक्शन से इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ठीक है। इसके राइट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T1, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T2। और ये जो रोप है किस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में, तो मैंने इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर विद एक्सीलरेशन के। क्लियर है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताया था ना, ठीक है, कि मैंने कहा कि इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, ठीक, इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स लिखे क्या है, P1 minus S minus P2 is equal to mass into acceleration, mass of the string, ठीक है। स्ट्रिंग का मास क्या है, 0, ठीक है, स्ट्रिंग का मास 0 है, तो यहां से आगे आपके पास P1 minus P2 is equal to F। अगर आपने T1 is equal to T2 कर दिया तो फ्रिक्शन भी 0 हो गया, और फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग है, तब भी दोनों पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। क्लियर है? अभी हम लोग 4 इक्वेशन लिखेंगे, 4 इक्वेशन को ही आपको याद रखना है, सिर्फ अभी थ्योरी समझा रहा हूं। स्लिपिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि टेंशन दोनों स्ट्रिंग में डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, सर सेम होना चाहिए, हो जाएगा, और फ्रिक्शन 0 हो गया तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या है। ये सब पॉइंट्स लिखते जाइए, ये सभी क्वेश्चन थ्योरी के हैं।
नोट कर लिया? चलिए चलिए कॉमन चीज पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि टू ब्लॉक सिस्टम है, टू ब्लॉक सिस्टम को वापस से याद कीजिए। एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी है, ठीक। मैंने कहा कि इसका एक्सीलरेशन a1 है, a1 एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक, और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन है a2, ये a2 से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को आपको ये बताना है कि दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो a1 और a2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं ना। स्लिपिंग होगी तो इन दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। यही चीज तो अलग अलग तरीके से पूछा। मैंने कहा कि दोनों को साथ में चलना है तो दोनों को साथ में चलना है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? सेम। टू ब्लॉक यही तो करते आ रहे थे। अब मैंने दूसरे तरीके से पूछा कि अगर टू ब्लॉक सिस्टम में ऊपर वाले का एक्सीलरेशन a1 है और नीचे वाले का एक्सीलरेशन a2 है, और मैंने कहा कि दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या? दोनों के एक्सीलरेशन सेम है ना, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन होगा तभी तो स्लिपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, और दोनों साथ में चलेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? ए और बी पॉइंट करिए, जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे बनाए ए और बी पॉइंट्स करिए, ठीक। ये पुली है और ये रोप का पार्ट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? नीचे। ए पॉइंट तो नीचे जा रहा है। ए पॉइंट किसके ऊपर है? रोप के ऊपर। तो मैंने कहा कि इसका एक्सीलरेशन कितना माना मैंने? ए। तो मैंने कहा कि जो ए पॉइंट है कितने एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है? ए से। अब इस बी वाले पॉइंट को देखिए। बी वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। तो ये जो बी पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास कितने एक्सीलरेशन होंगे? तो एक तो टेंजेंशियल और एक आपका सेंट्रीपिटल, ठीक है। मैं तो टेंजेंशियल वाले से बात कर रहा हूं। इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है? 80, ठीक है। मैंने कहा ए और बी के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या? दोनों इक्वल है, टेंजेंशियल और 80 है ना, स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो a इज इक्वल टू 80। 80 होता क्या? आर अल्फा, ठीक है। तो यहां पे a इज इक्वल टू आर अल्फा, क्यों? कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा है। अभी नोट कीजिए, अभी कंक्लूडिंग पार्ट पे आएंगे तो आपको लगेगा कि बस मेरे को ये इतनी ही चीज याद रखनी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका एबिलिटी बनाइए। नीचे क्या लगेगा? m1 जी। इसका एबिलिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1 g माइनस v1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस वाले के लिए लिखेंगे नीचे क्या लग रहा है? m2 g। तो t2 माइनस m2 g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड चीज क्या बताई थी? स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है।
अब फोर्स पुली कैसा है आपका, मास वाला, ठीक है। मतलब कि पुली को रोटेट होना है तो इसको क्या चाहिए, टॉर्क। टॉर्क को कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r is equal to I into alpha, torque is equal to I into alpha। क्लियर है। F का फॉर्मूला क्या था, T1 minus T2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T1R minus T2R is equal to I into alpha। ये चार इक्वेशन आपको याद रखनी। कहीं पे भी पुली का मास दिया हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो क्वेश्चन में, तुरंत ये चार इक्वेशन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर ये FR इक्वल्स टू I अल्फा कैसे हो गया? FR बेटा क्या है, टॉर्क। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन इसको रोटेट करवा रहा है पुली को, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के इक्वल, ठीक है। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, I into अल्फा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वैसे रोटेशन में टॉर्क इज इक्वल टू I into अल्फा। क्लियर है, आ गया। बस ये चार इक्वेशन याद रखें, पुली ब्लॉक सिस्टम के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और थ्योरी के जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसको याद रखिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ही पूछेगा लेकिन थ्योरी में क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल रेयरली पूछा गया यहाँ से, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं। नोट कर लिया? यस सर। चलिए 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। Find T1, T2 and acceleration. Find T1, T2 and acceleration. मैंने पहले T1, T2 अलग अलग ले दिए, ये क्लियर है ना। पुली के अराउंड जो भी रोप होगा दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगी। चलिए जल्दी से सारे क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व कीजिए। वो नहीं दिया तो स्मूथ है।
आंसर ही पता नहीं। देखिए हर एक का एबिलिटी बनाते जाइए। अगर इसके एबिलिटी का है तो नीचे फोर्स कितना लगना है 40 4g तो 4g ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन आपने a मान लिया तो 4g माइनस v1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ठीक है। इस वाले की एबिलिटी लिखिए इस पे फोर्स राइट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है 1 और फिर v2 तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये सेकंड 40/11 है क्या? बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है स्लिपिंग नहीं हो रही तो a इज इक्वल टू r अल्फा तो a इज इक्वल टू r अल्फा r की वैल्यू दी हुई है रेडियस ठीक। उसके बाद एक और इक्वेशन कौन सी होगी टॉर्क की ठीक है। किस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है देखिए यहां पे प्लस माइनस पूरा आंसर चेंज हो जाएगा इसे ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन में पुली रोटेट कर रहा हो उसको पहले लीजिए ठीक है। ये पुली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ठीक है तो इस डायरेक्शन में किसके कारण आ रहा है T1 के कारण यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे T1 into R minus T2 into R is equal to I into alpha पुली है क्या एक डिस्क ठीक है और डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास सर म्यूट mr स्क्वायर into अल्फा ठीक है। चार इक्वेशन चार अननोन a is equal to r अल्फा पुट करिए या तो अल्फा is equal to a by r जो भी करना है। क्लियर है टोटली find tension in the string find tension in the string ये hollow cylinder है
फिर स्मॉल मास नीचे मूव कर रहा है। इसको आपने रिलीज कर दो नीचे है। देखिए इसका साइड व्यू देखिए, अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखूंगा तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ऐसे नजर आएगा कि सिलेंडर को ऐसे कर लीजिए सामने, ठीक है, एक मास नीचे हैंग किया, ठीक। तो आपने साइड व्यू देखा तो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं इक्वेशन कौन कौन सी लिखूंगा, mg minus t is equal to mass into acceleration, ठीक है। एक इसको रोटेट भी करवाना है तो यहाँ पे रोटेट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, डॉट, ठीक है, एक t1 ही है तो t into r is equal to I into alpha, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन क्या है, नो स्लिपिंग हो रही है, a is equal to तीन इक्वेशन जो चीज पूछी जा रही है। हॉलो सिलेंडर है तो I is equal to कितना होगा, mr स्क्वायर, एक ही तरह। क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा ना, a is equal to r को यहाँ पे पुट कर दीजिए, दो इक्वेशन दो अननोन। देखिए नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जनरल फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस t, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस t, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक है। p क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, p क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं
एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R क्रॉस C, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? अबाउट अ पॉइंट और फॉर अ पॉइंट मास। इट इज एप्लीकेबल अबाउट अ पॉइंट फॉर पॉइंट मास। ये पॉइंट मास सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। L को आपने क्या लिखा? R क्रॉस M इंटू B। इसको आपने मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो R क्रॉस B, ठीक है। याद कीजिए जैसे कि हम लोग ने R क्रॉस F लिखा था, मैंने कहा कि एक पॉइंट मास है M, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V वेलोसिटी, ठीक है। और आपसे पूछा गया A पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A, ये कैलकुलेट करना है। सेम एलसीडी जैसे हम लोग टॉर्क निकालते थे, टॉर्क अबाउट पॉइंट A, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? R into L परपेंडिकुलर, या तो सिंपल F into R परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे R की बात करूं तो R का मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां पे R वेक्टर का टेल होगा, ठीक है। और जहां पे पॉइंट मास सिस्टम है उसके वहां तो उसका हेड होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं R क्रॉस F लिखूं तो R क्रॉस F का डायरेक्शन क्या है? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। R इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है। R क्रॉस B अंदर की तरफ, इनवर्ड, ये है R क्रॉस B, ठीक। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? इनवर्ड। अब देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, इसके दो तरीके हैं। या तो मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं M R परपेंडिकुलर इनटू D, या सिंपल M B परपेंडिकुलर इनटू R। एक बार डायरेक्शन दोबारा बताना। R के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए, चारों फिंगर्स को R के डायरेक्शन में, और क्रॉस B कीजिए। B इस डायरेक्शन में है तो R क्रॉस B, तो अंदर चल जाएगा थंब। सेम वैसे ही जैसे हम लोग टॉर्क निकाल रहे थे R क्रॉस F। तो देखिए ये दो फॉर्मूले आ जाएंगे। दोबारा वही चीज ही बता रहा हूँ, टॉर्क में डिटेल में बताया था कि कैसे B परपेंडिकुलर R लिखते हैं और R परपेंडिकुलर इनटू B। नोट कर लीजिए। सेकंड केस लिखिए, एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्योर रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्योर रोटेशन। अच्छा ये बताइए कोई भी रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन कब करेगी? सर जब उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट होगा, और जब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दूं, है ना, जैसे कि रॉड है, रॉड को मैंने हिंज से कर दिया, तो रॉड को इसी के अबाउट ऐसे रोटेशन ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर रहा हूं, इसका मतलब क्या? ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन करेगी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक, सिर्फ याद करने का तरीका। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इनटू ओमेगा। वेलोसिटी की जगह ओमेगा और मास की जगह I,
तो कोई भी रिजिड बॉडी है, मैंने कहा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स किया हुआ। ये तो ऐसे रोटेट करेंगे इस पॉइंट से। इसके लिए अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो क्या लिखूंगा, I into omega, where I is moment of inertia and omega is the angular velocity। दो डायरेक्शन ओमेगा का होता है, इधर लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम एज ओमेगा। ओमेगा का डायरेक्शन पता है ना, एक्सियल वेक्टर है ओमेगा। जब मैंने सर्कल पढ़ा था स्टार्टिंग यहीं से किया था कि एक्सियल वेक्टर क्या है। अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इनवर्ट, राइट हैंड कर्ल रूल। जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन